Hello everyone, welcome to Brain Prep. Today we'll study role of RBI, which is your chapter in Finance Account System Economics part. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आई एम श्योर आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे इस टॉपिक पे। ये टॉपिक हम एक लेक्चर में कवर करेंगे, सो स्टे विद अस। सो रोल ऑफ RBI. So what is RBI? RBI is Reserve Bank of India. तो RBI एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। 1935, ये आपको याद रखने डेट्स, क्योंकि एग्जाम में डेट्स ही पूछी जाती हैं इसके रिलेटेड। सो RBI वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। देखिए यहीं पे आप गलती कर देते हैं एग्जाम में। एस्टैब्लिश हुआ था 1935 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, बट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है वो 1934 को आया था। ठीक है, पहले 1934 में एक्ट पास हुआ, उसके बाद 1935 में एस्टैब्लिश हुआ RBI ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ओके, हिल्टन यंग, या इसको कहते हैं रॉयल कमीशन भी, ये आप याद रखिएगा। रॉयल कमीशन। तो इसके जो सेंट्रल ऑफिस कहाँ है वो हम देखे थे। इनिशियली जो इनका ऑफिस था RBI का वो था कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। लेकिन फिर इन 1937 में ये शिफ्ट हो गया कहाँ पे? ये शिफ्ट हो गया मुंबई में, और करंटली भी ये वहीं पे है, मुंबई में है इनका सेंट्रल बैंक का ऑफिस, या सेंट्रल ऑफिस इसको कहते हैं। 1937। ओके, आगे देखते हैं। गवर्नर ऑफ RBI सिट्स इन द सेंट्रल ऑफिस वेयर द पॉलिसीज आर फॉर्म्ड। गवर्नर इज ऑल्सो नोन एज द हेड ऑफ द RBI। अब जो RBI का गवर्नर होता है, जो गवर्नर ऑफ RBI होता है, वो तो हेडक्वार्टर पे ही रहेगा। सो जो सेंट्रल ऑफिस है RBI का मुंबई में, तो गवर्नर भी वहीं पे होते हैं, और गवर्नर जो होता है वही RBI का हेड होता है। और जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर हैं RBI के, ही इज़ शक्तिकांत दास। और ये कौन से गवर्नर है? 25th गवर्नर, ये आप याद रखिएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं RBI नेशनलाइज कब हुआ। नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट ओन, पहले प्राइवेट ओन था, उसके बाद RBI नेशनलाइज हो गया। सो नेशनलाइज ये हो गया ऑन 1 जनवरी 1949। ये आप याद रखिएगा। एस्टैब्लिश हो गया था 1935 में, लेकिन नेशनलाइज हो गया 1949। हेडक्वार्टर उन्होंने कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया 1937 में। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स आप याद रखिएगा। RBI was nationalized in 1949 originally. It was privately owned and now it's fully owned by Government of India. Okay. अब हम देखते हैं सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन होता है RBI के। RBI's affairs are governed by Central Board of Directors. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो RBI में, एक तो गवर्नर होता है जो हेड होता है, गवर्नर इज द हेड, और इसके नीचे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इसके डायरेक्टर्स होता है। अब हम देखेंगे वो डायरेक्टर कौन कौन होता है। बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट करती है, इन अकॉर्डेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन एक्ट 1934। आप याद रखिएगा। और जो ये डायरेक्टर्स होते हैं, ये अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 4 ईयर्स। ये आप याद रखिएगा, 4 ईयर्स के लिए ये नॉमिनेट किए जाते हैं।
तो इसमें ऑफिशियल डायरेक्टर्स को होते हैं, कौन होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर्स को होते हैं, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, जो फुल टाइम इसमें होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स जो होते हैं, उसमें एक तो गवर्नर होता है, एक गवर्नर होता है प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर्स, एक तो गवर्नर होता है, ये फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब 5 होते हैं हमारे टोटल फुल टाइम मेंबर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कितने होते हैं। नॉन ऑफिशियल्स होते हैं, देखिए पहले होता है ये, इनको नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट। ठीक है, 10 डायरेक्टर होते हैं वेरियस फील्ड से। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट से 10 डायरेक्टर होते हैं, 10 वेरियस फील्ड से जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। ठीक है, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, और 4 होते हैं लोकल बोर्ड से। ठीक है, 4 होते हैं लोकल बोर्ड से। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं नॉन ऑफिशियल, वो 16 होते हैं। सो अगर आपको अब क्वेश्चन आएगा टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, तो 16 प्लस 1 सेकेंड, सो 16 प्लस 5 होते हैं फुल टाइम मेंबर्स, तो 16 प्लस 5 इज 21। सो टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे होते हैं 21। आगे देखते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर इंग्लिश मैन जो था, उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न, ये गवर्नर थे ऑफ इंग्लिश ऑरिजिन, ये आप याद रखिए, इंग्लिश ऑरिजिन। और जो फर्स्ट गवर्नर थे ऑफ इंडियन ऑरिजिन, वो कौन थे, वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। ओके, तो हम आरबीआई का स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं। तो आरबीआई में 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये हमने देख लिया। एक तो गवर्नर होता है अब, ठीक है, 1 इज गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर से होते हैं। 10 होते हैं नॉमिनेटेड, कौन से, जो होते हैं गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है जिनको, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट जिनको नॉमिनेट करती है। ठीक है, और 4 होते हैं लोकल बोर्ड से, 4 होते हैं लोकल बोर्ड से। लोकल बोर्ड्स कहाँ कहाँ पे है, दैट्स मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। अब ये लोकल बोर्ड्स कहाँ कहाँ के हैं, सो नॉर्थ का जो बोर्ड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो नॉर्थ का इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, वेस्ट इज इन मुंबई, ईस्ट इज इन कोलकाता एंड साउथ इज इन चेन्नई। तो ये 4 लोकल बोर्ड्स हैं। ईच ऑफ दीज लोकल बोर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। इन लोकल बोर्ड्स के भी 5 मेंबर होते हैं हु रिप्रेजेंट रीजनल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंड इंडिजिनस बैंक। जो भी फिर कोऑपरेटिव हो, इंडिजिनस बैंक्स हो, वो इनके अंडर आते हैं। द गवर्नर हेड्स द आरबीआई, ये हमने पहले भी देख लिया, जो गवर्नर होता है वो हेड होता है आरबीआई का। और जो प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई है वो है शक्तिकांत दास, और ये 25th गवर्नर था। इनसे पहले जो गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल, डॉक्टर उर्जित पटेल। अब हम देखते हैं करंट जो 4 गवर्नर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले हैं टी रवि शंकर, पहले बीपी कांगनू थे, ये अब चेंज हो गया, अब है टी रवि शंकर। श्री महेश कुमार जैन, डॉक्टर MD पात्राशाही, मिस्टर राजेश्वर राव। आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, MRPS। ठीक है, M इज़ महेश कुमार जैन, R इज़ टी रविशंकर, P इज़ MD पात्राशी एंड S इज़ मिस्टर राजेश्वर राव। अब हम आरबीआई के ऑफिसेस देखते हैं। तो आरबीआई हैज़ 4 जोनल ऑफिसेस एंड 19 रीजनल ऑफिसेस। 4 जोनल ऑफिस मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है, दैट इज़ इन नॉर्थ,
साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ में है दिल्ली में, ईस्ट इज़ इन, ईस्ट का जो है दैट इज़ इन कोलकाता, और साउथ का है चेन्नई में, एंड वेस्ट का है मुंबई में। और यहीं पे गवर्नर बैठते हैं वेस्ट वाले में, ठीक है। The RBI has 4 regional representatives. The representations are formed by 5 members appointed for a period of 4 years by the central government and with the advice of Central Board of Directors. Serves as a forum for regional banks and deal with the delegate tasks from the Central Board. ये मैंने आपको बताया 5 members को अपॉइंट किया जाता है for a period of 4 years by Central Board of Directors. मेन फंक्शंस अब देखते हैं RBI के कौन कौन से हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन फंक्शन, द फंक्शन ऑफ RBI इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। जो ये इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर जो डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में या कहीं भी जगह पे जो RBI के अंडर आता है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, ये फंक्शन होता है RBI का। और जो RBI है वो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। RBI इज अ बैंकर टू बैंक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना, RBI इज अ बैंकर टू बैंक। इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू बोथ गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल as well as state government, implements country's monetary policy. It acts as an agent in the government in respect to India's membership to the IMF, International Monetary Fund and World Bank, and performs various developmental function. ये act करता है as a agent ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया की अगर मेंबरशिप है IMF में, वहाँ हम इनको रिप्रेजेंट कौन करता है, RBI। और वर्ल्ड बैंक में भी कौन रिप्रेजेंट करता है, RBI। और दूसरे भी डेवलपमेंट फंक्शंस जो भी होते हैं मॉनेटरी रिलेटेड, वहाँ पर भी रिप्रेजेंट RBI करती है इंडिया को। और RBI जो है वो हैंडल करती है गवर्नमेंट की बोरिंग पॉलिसी भी, ठीक है। बोरिंग प्रोग्राम, अगर कहीं से हमें कभी बोरो करना पड़ता है वर्ल्ड बैंक से या कहीं भी, तब भी वो सब हैंडल करता है कौन, RBI। ओके, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो RBI को पावर देता है टू रेगुलेट बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है RBI को पावर देता है कि बैंक एज ए रेगुलेटर काम करे, ठीक है। बैंक एज ए रेगुलेटर काम करे, रेगुलेट करे बाकी बैंक्स को। इट रेजेस लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बोथ फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री एंड मैनेज एंटायर बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो RBI है ये विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री गवर्नमेंट के लिए लोन रेज करती है या बोरिंग्स रेज करती है। दिस इज़ नोन एज, ये जो इस फंक्शन को हम बोलते हैं डेप्ट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ RBI, डेप्ट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ RBI, ठीक है। ऑन 16 October 2016 गवर्नमेंट सेटअप PDMC, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, as an advisory body and work with RBI to avoid any kind of conflict with function of RBI। तो 2016 में इन्होंने एक बॉडी बनाई PDMC, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, एज एडवाइजरी बॉडी, ताकि RBI और के साथ किसी को भी इसकी फंक्शनिंग के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई कुछ ना हो जाए, तो इसलिए ये बॉडी बनाई गई थी, ठीक है। दिस सेल हैज़ बीन टास्क्ड विद प्लानिंग गवर्नमेंट बोरिंग इंक्लूडिंग मार्केट एंड अदर बोरिंग। RBI is the sole authority to issue currency in the country। अब जो भी करेंसी इशू होती है, नोट्स, ठीक है, उसका सोल अथॉरिटी जो है वो RBI है। सॉरी। और ये किस थ्रू, मतलब किस रेगुलेशन एक्ट थ्रू करता है, ये करेंसी को भी करता है। सो दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हाउएवर 2 रुपी नोट्स जो हैं, 2 रुपी नोट्स, 2 रुपी नोट और कॉइन्स दैट आर प्रिंटेड एंड मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको 2 रुपी नोट, या आप याद रखेंगे क्वेश्चन आता है
₹2 नोट और जो कॉइन्स हैं उनको उनको प्रिंट करता है या मिंट करता है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उनको भी डिस्ट्रीब्यूट फिर RBI ही करता है, लेकिन प्रिंट और मिंट आपको याद रखना है तो करता है RBI, ठीक है। और जो ₹2 नोट है उस पर साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, और जो बाकी नोट्स होते हैं उस पर किसका? गवर्नर का साइन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। RBI issues currency on the basis of minimum reserve fund, under which it keeps a minimum backing of 200 करोड़, ठीक है। RBI जब कोई करेंसी इशू करता है तो ये एक मिनिमम बैकिंग उस करेंसी का 200 करोड़ रखता है अपने पास, ठीक है। आउट ऑफ विच 150 करोड़ ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर करेंसी थी, पेपर करेंसी जो RBI ने इशू की, दैट वाज ₹5 नोट, ठीक है, ₹5 नोट इन 1938, ठीक है। RBI is the banker to the banks, and it is a guardian या legal responsibility of money market in the banking system. RBI is the custodian of forex. Forex is foreign exchange reserves of the country and enjoys the sole authority to manage the foreign reserves of the country. जो भी फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो भी किसके अंडर आते हैं? उनका कस्टोडियन कौन है? RBI। उनका भी कस्टोडियन RBI, उनको भी मतलब उनकी उसकी अथॉरिटी जो उनको मैनेज करता है वो कौन करता है? RBI, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया क्या होता है। जो फॉरेन रिजर्व ऑफ इंडिया है दैट आर फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑफ हार्ड करेंसीज, ठीक है। जो भी हार्ड करेंसीज हैं हमारे पास दूसरी कंट्रीज़ की, जो फॉरेन कंट्रीज है वो, एक तो वो, और गोल्ड एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मोर देन 95% इज हार्ड करेंसी। जो एक तो हमारे पास जो भी फॉरेन करेंसी एसेट्स होंगे हार्ड करेंसीज, एक तो वो, और गोल्ड और स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो मैं आपको आगे बताऊंगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, ठीक। लेकिन इनमें से 95% जो होता है वो हार्ड करेंसी होती है, ठीक है। रिमेनिंग 5% जो होता है वो गोल्ड और स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। अब देखेंगे हार्ड करेंसीज कौन सी होती है। हार्ड करेंसीज वो करेंसीज जो दैट आर एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, जो हर किसी कंट्री में एक्सेप्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल डॉलर है, ये हर किसी ट्रांजैक्शन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कहीं भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो हार्ड करेंसी खाली डॉलर ही नहीं है, बहुत सारी हैं। सो थोड़ी सी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो है US डॉलर, ठीक है। देन देयर इज ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, यूरोपियन यूरोज एंड चाइनीज येन, ठीक है। ये सब हार्ड करेंसीज हैं। अब देखते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स का क्या होते हैं। पहले हम समझते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्यों आए। इन लेट 1960s देयर वाज शॉर्टेज ऑफ डॉलर। जब 1960s वियतनाम वॉर चल रहा था तब डॉलर की शॉर्टेज थी, ठीक है। बिकॉज US वॉज फाइटिंग वियतनाम वॉर, उसी की वजह इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो गोल्ड है इसका प्राइस जो है वो स्लोली डाउन हो रहा था, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड थी वो कॉस्टलियर थी। तो विद द रिजल्ट जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया, ठीक है, या इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्रंच जिसको बोलते हैं। अ टाइम व्हेन कैश रिसोर्सेज आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड डिमांड इज हाई। जब कैश रिसोर्सेज शॉर्ट सप्लाई में होते हैं और डिमांड हाई होती है। कंज्यूमर्स आर चार्जड एट हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स, और कंज्यूमर्स को हाई इंटरेस्ट रेट पे चार्ज किया जाता था। देयर वाज अ फियर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कमिंग टू स्टैंड स्टिल, ठीक है। वहाँ पे मतलब एक फेयर पैदा होगा कि जो वर्ल्ड ट्रेड है वो स्टैंड स्टिल हो जाए, वो सिचुएशन और कंडीशन इन विच देयर इज नो मूवमेंट और एक्विटी एट, कोई भी ट्रेड नहीं हो गया। कंट्री डिसाइडेड टू क्रिएट ए नोशनल करेंसी, मतलब ये एक इमेजिनरी करेंसी होती है, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया नोशनल करेंसी। इट वाज अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ कोटा ऑफ द कंट्री विद द IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे बना गया? एक कोटा जो इनका IMF के पास पे है वो आपकी
करेंसी है, तो उस करेंसी आपको आप कभी भी यूज़ कर सकते थे। दिस करेंसी इज़ नोन एज SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, या इसको बोलते हैं पेपर गोल्ड। और जो अगर कोई कंट्री डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट में चली जाती, अगर कोई कंट्री ट्रेड डेफिसिट में चली जाती, वो आप डेफिसिट सेटल कर सकती यूजिंग SDR, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट। ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, देयर इज ट्रेड डेफिसिट। So RBI is the lender of last resort, means when any bank fails to get funds from any source, then they can always fall on RBI। ठीक है, RBI इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसको क्यों बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? क्योंकि अगर अगर कोई बैंक हो जाता है, मतलब इट फेल्स टू गेट फंड्स, तो वो रिलाई कर सकता है RBI पे। ठीक है, RBI, like any other central bank, controls credit that is loans given to commercial banks to various sectors of economy। ये बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स हो, सेंट्रल बैंक्स हो, उन सबको लोन प्रोवाइड करता है। RBI कंट्रोल्स क्रेडिट बाय अडॉप्टिंग टू काइंड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। जो भी मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, वो कौन कंट्रोल करता है? RBI, बाय 2 मेजर्स। इसके लिए RBI के पास 2 मेजर्स हैं। इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI के पास 2 मेथड्स है। वन इज क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, अदर इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।